जय हिंद। कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। ये प्रश्न समझ लीजिए तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा दायित्व है, उतना ज्यादा जरूरी है जितना कि हर दिन खाना खाना। उसी उसी तरह ये बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफार्मर जान लीजिए कि तुम्हारे लिए जान है। जान है ये कक्षा 12 में, समझ लेना। फिजिक्स की जान है ट्रांसफार्मर, इसको समझ लेना, है ना। ये ट्रांसफार्मर, पहली बात तो ट्रांसफार्मर होती क्या है ना। सभी लोग जानते हो ना, जब लाइट कम हो जाती है, हम देहाती भाषा में जानते हैं ना, हम देहाती लोग हैं, देहाती भाषा में समझते हैं। जब ये बिजली कम हो जाती है ना, विद्युत छोड़ो, बिजली कम हो जाती है ना, तो अब हर घर में एक बड़ा सा स्टेबलाइजर रखे हो, क्या करते हो, उसको बढ़ा देते हो, वोल्टेज बढ़ा देते हो। अब कभी कभी बहुत कम हो जाती है, जो समरसेबुल नहीं चल पाती है, तो क्या कहते हो, कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगवाए हो, इतने कितने किलो का, है ना, ट्रांसफार्मर लगवाए हो, कहते हो ना। तो यानी ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये विद्युतवा को ज्यादा कर देना, कम कर देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विद्युत तुम्हारी बहुत हो जाती है, ये बार बार फेस उड़ा ही देती है, तो उसको भी कम करना। तो ये सब दायित्व तो होता है ट्रांसफार्मर पर। जब कई गांव मिल जाते हैं, कई गांव के मिलने से एक ट्रांसफार्मर बड़ा सा भी रखा होता है, विद्युत की सप्लाई बहुत स्लो जाती है, तो वहां पर क्या किया जाता है कि भाई देखो ट्रांसफार्मर अलग करो, अपने अपने गांव का एक अलग अलग ट्रांसफार्मर बनाओ, सरकार से मदद मांगो, तो ये अलग अलग गांव का ट्रांसफार्मर आ जाएगा, तो विद्युत सही सप्लाई होगी, है ना। तो इसी को ही हम समझते हैं कि आखिर इस ट्रांसफार्मर में कैसे क्या क्रिया होती है। उसे तो जितना अंदर जाओगे क्रोड क्रिया, उसमें क्रोड तार या सब कुछ समझोगे तो एक एक समझोगे, बहुत अंदर जाओगे। बस तुम बोर्ड एग्जाम के लेवल का समझो, जो तुम्हें कहना है, जो तुम्हें लिखना है ना। कैसे क्या होती है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को कम अथवा अधिक मान में परिवर्तित किया जा सके, है ना। प्रत्यावर्ती मान को जब इनकी वोल्टता को कम और ज्यादा किया जा सके, इसे ही हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना। ट्रांसफार्मर, अब इसकी रचना क्या होती है, ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, इसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, इसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, इसमें फेरों की संख्या कम होती है, इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है ना। द्वितीय कुंडली में जिसमें फेरों की संख्या कम होती है उसे निवेशी कहते हैं, और जिसमें फेरों की संख्या अधिक होती है उसे निर्गत कहते हैं, क्योंकि उसकी बहुत गति है, इसको लपेटने में ना बहुत गति होती है ना, इसको निर्गत कहते हैं। इस तरह याद रखना इस बात को, क्लियर है ना। लपेटने में होती है गति, इसलिए सेकेंडरी को कहते हैं निर्गति, है ना। अब इसी को सेकंड वाले को, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है यन सेकेंडरी है, तो यन यस, यन होती है फेरों की संख्या, यस होती है सेकेंडरी। अब ये होती है यन पी, यन होती है फेरों की संख्या, पी होती है प्राइमरी, यानी प्राथमिक फेरों की संख्या और सेकेंडरी फेरों की संख्या। इस बात को समझ गए। फिर इसके बाद हम समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। पहली पटलित नर्म लौह क्रोड, ये पटलित नर्म लोहे का जो क्रोड होता है, जो ये पत्ती होती है, ये नर्म लोहे का इसलिए होता है, ये नर्म लोहा यानी गत्ता वगैरह से उस पर एक परत चढ़ाकर बनाया जाता है, जिससे कि इस पर विद्युत रोधी रहे, जिससे कोई करंट वगैरह ना आए, इसलिए ये नर्म लोहे का होता है ना। ये ध्यान देना, यही कहा जा रहा है कि पटलित नर्म लौह क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तार लपेट कर बनाई जाती है। इस प्राथमिक कुंडली में एनपी फेरे लपेटे होते हैं। एनपी यानी फेरों की संख्या जो प्राथमिक होती है, ये एनपी फेरों की संख्या होती है, एन होती है फेरों की संख्या, पी होती है प्राइमरी। इस बात को समझ गए, है ना। फिर द्वितीय क्या होता है, द्वितीय कुंडली को कहते हैं, इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, इसे निर्गत निर्गत कुंडली भी कहते हैं, है ना। इसमें यनियस फेरे लपेटे होते हैं, समझ गए इस बात को, है ना। प्राथमिक कुंडली पर निवेशी वोल्टता आरोपित की जाती है, जबकि द्वितीय कुंडली पर निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है ना। यही बात जो समझाया, है ना, ये सरल भाषा में एकदम लिखा हूं, बस एक बार समझ लोगे तुम्हारा बेड़ा पार है। ये ट्रांसफार्मर को चुटकियों में रखोगे तुम, है ना, समझ गए इस बात को। फिर इसके बाद ये कह रहा है ट्रांसफार्मर दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर।
ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? उच्च करना यानी कम को उच्च करना यानी अधिक करना, यानी कम ट्रांसफार्मर को अधिक करना, यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। और अपचाई क्या होता है? जो अधिक हो गई है उसको कम करो, जो अधिक हो गई है उसको कम करो, अपचाई ट्रांसफार्मर। यही कह रहा है, देखो यही कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफर जो कम वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदले, है ना। और हाँ, इसमें सेकेंडरी फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए भैया, है ना। इसमें सेकेंडरी फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, जबकि प्राइमरी फेरों की संख्या कम होनी चाहिए। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में किसकी फेरों की संख्या अधिक होती है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी फेरों की संख्या अधिक होती है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी फेरों की संख्या कम होती है ना। यह बात ध्यान देना। फिर इसके बाद कहा जा रहा है अपचाई ट्रांसफार्मर यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है ना। वही बात, ये उच्च को निम्न में बदलता है और निम्न को उच्च में बदलता है। समझ गए ना इस बात को। फिर इसके बाद इसमें एनएस मतलब सेकेंडरी फेरों की संख्या इसमें कम होती है ना। समझ गए। अब इसमें मतलब एक कार्य विधि देखो, ट्रांसफार्मर में कार्य विधि, ये कौन क्या जितना अभी तक समझ लियो ना, यही तुम्हें कार्य विधि में लिखना है ना। कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखना, बहुत परेशान नहीं होना। जितना भाषा बना लोगे, जो तुम समझ गए हो वही भाषा बनाना है। रट्टा मार के काम नहीं किया जाता है ना भैया। वीरों की पहचान होती है रट्टा मारना नहीं, वीरों की पहचान होती है कि अपने काबिलियत को दिखाए। समझ गए ना भैया। फिर इसके बाद अब कार्यविधि, कार्यविधि क्या होती है? जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता आरोपित की जाती है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। जाहिर सी बात है भैया, जब किसी में प्रत्यावर्ती धारा दोगे, जब किसी में धारा दोगे तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, है ना। चुंबकीय फ्लक्स मारो गोली, है ना, उसमें कुछ तो चुंबकीय गुण तो उत्पन्न होगा, है ना। तो वही तो बात किया जा रहा है भाई, जब विद्युत दोगे तो उसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, अरे चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, जिसके कारण द्वितीय सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर होती है ना। समझ गया इस बात को। अब द्वितीय फेरों की, जैसे द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या जैसे 5 होती है, अब इस पर क्या क्या कैसे क्रिया होती है, इसका डेरिवेशन कैसे करोगे, अगर इसको समझ गए हो तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। चलिए अब देखते हैं। अब यही चीज बता दिया, अब इसको डेरिवेट थोड़ा समझ लो। फिलहाल अब की बार ज्यादा डेरिवेशन चक्कर में नहीं पड़ना है ना। इस 2026 में ज्यादा डिबेट नहीं करना, केवल रचना ही बोला गया है। लेकिन कभी कभी एक नंबरी में या पूछ लिया जाता है, इसका कुछ ना कुछ इससे संबंधित पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको जरूरी है ना। तो देख लेते हैं। माना दोनों कुंडलियों के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5B है, तो प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल EP इक्वल माइनस एनपी d5B/dt होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तथा अन्योन प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ES, द्वितीय के लिए सेकेंडरी है ना, विद्युत वाहक बल E है ना, ES इक्वल माइनस NS d5B/dt है ना। इसको समीकरण 2 मान ले। अब यही बस कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो। क्या करोगे? समीकरण सेकेंड को समीकरण भाग देने पर क्या हो जाएगा? ये ES अपान EP इक्वल माइनस NS अपान माइनस NP है ना। अब ये देखो पूरा क्या लिखे, हम इसे त्रिपद लिख दे रहे हैं, d5B/dt पूरे, अरे उत्तर है ना, वो तो एक ही बात है, चाहे जिससे लिख लो, है ना। ये भी d5B/dt का d5 कट जाएगी, है ना, और ये माइनस से माइनस कट जाएगी। अब यहाँ ES अपान EP इक्वल NS अपान NP,
ये हो जाएगी एक। कभी कभी हमारा, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक कुंडली, क्योंकि प्राथमिक कुंडली पर इस पर विद्युत धारा का मान या धारा का मान नगण्य माना जाता है ना। प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली पर पर प्रतिरोध, प्रतिरोध नगण्य होता है। अतः अतः प्राथमिक ईपी इक्वल वीपी हो जाएगा, है ना। ईपी, वीपी ये इसलिए होगा क्योंकि इस पर प्रतिरोध नगण्य है। अब इसका जो वोल्टेज होगा ये विद्युत वाहक बल के सापेक्ष प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज जब ये नगण्य हो गया तो इसके बराबर ये भी नगण्य हो जाएगा, है ना। तो हम ये लिख देते हैं, है ना। वोल्टेज चूंकि प्रतिरोध नगण्य है, विद्युत धर्वो नगण्य वो होगा, प्रतिरोध नगण्य होगा, हाँ वो सॉरी प्रतिरोध नगण्य है तो वोल्टेज नगण्य होगा, क्योंकि V बराबर IR होता है ना, वही तो होगा। तथा 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 लिख दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होता तो, ऐसा नहीं होता तो प्राथमिक कुंडली में, हाँ अभी कितना यहाँ आ सकते हैं, प्राथमिक प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा अनंत होगी। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित प्रवाहित धारा अनंत होगी, अनंत होगी, है ना। इसलिए यहाँ तथा इसके कारण, तथा इसके कारण किसके, मतलब जब ये प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा अनंत हो जाएगी, मान लो अनंत हो जाएगी, तो इसके कारण फिर इस पर वोल्टता बहुत कम मिलेगी, है ना। इसके कारण द्वितीय कुंडली पर, द्वितीय कुंडली पर, द्वितीय कुंडली पर धारा कम हो जाएगी। अतः भी यस होगा, है ना। इसको समीकरण नंबर ये कितना था, सेकेंड, इसको थर्ड मान लो। अब समीकरण 3 से, समीकरण तो देखो भैया दिख रहा है, समीकरण 3 से, है ना। देखो इसी के स्थान पर हम रख दे वी एस और वीपी, है ना। वी एस अपान वीपी इक्वल क्या है, एन एस अपान एन पी, लेकिन एन एस अपान एन पी इक्वल आर स्मॉल आर भी होता है। कहां से होता है, ट्रांसफार्मर का अनुमनन अनुमनन अनुपात होता है ना। अनुपात वाला जो अनुपात होता है ना, जो मान होता है उसका ये अनुपात लिखा जाता है, ट्रांसफार्मर का ये अनुपात, कि मतलब इससे हम फेरों की संख्या की मात्रा को जहां से नाप सकते हैं, उस मान को निकालने के लिए इसे फेरों की संख्याओं को प्राथमिक और द्वितीयक के अनुपात को निकालकर इसे याद रखा गया है ना। चूंकि यहां लिख दे, चूंकि चूंकि एन एस अपान एन पी इक्वल आर, आर
आर को ट्रांसफार्मर का अनुपतन अनुपतन अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। समझ गए? तो ये लिख सकते हो, वी एस अपान वी पी इक्वल एन एस अपान एन पी इक्वल आर, ये लिख सकते हो, है ना? समझ गए? यही अगर मान पूछा जाएगा। अब मान पूछा कैसे जाता है कि ट्रांसफार्मर के अनुपतन अनुपात क्या होता है, तो एन एस अपान एन पी इक्वल आर होता है। तो अब कहने का मतलब है जिस तरह से भी पूछा जाए तुम उस तरह से इसका जवाब दे सकते हो। ट्रांसफार्मर तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये समझ लीजिए कि इसमें कोई कहां रट्टा मारने की जरूरत है, बताओ? ये सिंपल सी बात है ना? यही एक दो इक्वेशन तुम्हें देखना है ना? बाकी सब तुम लगाते चले जाओगे, आसान तरीके से, दमदार तरीके से तुम्हारे सामने पेश हो जाएगी, है ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? इसके बाद फिर अगली हम हेडिंग बताएं।